नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के अंदर भाजपा के लिए जो कटुता है, जो घृणा है, उसका असर अब धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क पर भी पड़ रहा है। अब ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि राहुल गांधी धीरे धीरे कुंठित होते जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते जा रहे हैं। लगातार 3 आम चुनाव हारने की चोट ने उन्हें निराश कर दिया है। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए उन्होंने तमाम हथकंडे अपना लिए। पहले तो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण को अपना प्रमुख हथियार बनाया, आरक्षण का प्रलोभन देकर मुसलमान वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश की और हिंदुओं को जातियों में बांटकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। और आज भी वो यही काम कर रहे हैं वैसे, लेकिन उन्हें बार बार हार का ही सामना करना पड़ रहा है। बीच में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भी करने की कोशिश की, खासकर जब 2017 के गुजरात के चुनाव हुए थे। तब आपको याद होगा कि कैसे वे मंदिर मंदिर जाकर के वहाँ पूजा अर्चना कर रहे थे, अपने आप को ब्राह्मण बता रहे थे, जनेऊ पहनकर घूम रहे थे और उनके जो सिपह सालार लोग थे वो बता रहे थे कि उनका तो गोत्र दत्तात्रेय है। लेकिन चुनावी हिंदू बनने का उनका ये दांव भी नहीं चल सका और उन्हें सिर्फ पराजय ही मिली। अब वो फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण और जाति आधारित हिंदू वोट विभाजन की नीति पर चल रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा हो ही नहीं रहा। हरियाणा और महाराष्ट्र की करारी हार ने तो उन्हें जैसे तोड़ कर रख दिया है। उन्हें अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। सब कुछ तो करके देख लिया। इस निराशा और हताशा के माहौल में अब शायद वो ये मानने लगे हैं कि वो इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं क्योंकि हर कोई उनके खिलाफ है। चुनाव आयोग उनके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ है, ईडी, सीबीआई सब उनके खिलाफ है। जैसे पढ़ाई में एक कमज़ोर बच्चा जब परीक्षा में फेल हो जाता है तो वो फेल होने के लिए बहाने ढूंढने लगता है। वो कहने लगेगा कि परीक्षा के दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द था, वगैरह वगैरह। और कुछ तो ये भी कह देते हैं कि जो कॉपी चेक करने वाला था उसने उन्हें ढंग से नंबर नहीं दिया, उसकी गलती है। वो अपनी गलती नहीं मानेगा, कोई ना कोई बहाना बनाएगा। अब राहुल गांधी का भी यही हाल है। वो अब अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद क्या गलती कर रहे हैं इस पर वो विचार नहीं करना चाहते, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अपनी पार्टी में ही 2014 में हार की समीक्षा के लिए जो एंटनी कमेटी बनी थी उसने कहा था कि भाई आपकी छवि हिंदू विरोध की बनती जा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि आप अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप ज़्यादा सॉफ्ट हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर के और एंटी हिंदू आपकी एक छवि बनती जा रही है, उसको सुधारिए। लेकिन राहुल गांधी ने एक नहीं सुनी। वो अपना ही राग अलापते रह गए और आज भी वो वही कर रहे हैं। सारी दुनिया उनके खिलाफ है और वो खुलकर इस बारे में बोलते भी रहते हैं और बोलते समय इस बात का ख्याल भी नहीं रखते कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले तो चलिए उनके पास कोई महत्वपूर्ण पोजीशन नहीं थी, लेकिन अब तो वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। वो एक वैधानिक पद है, स्टैट्यूटरी पोस्ट है। अब तो उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, आज भी वो सिर्फ एक शिकायती बच्चे की तरह ही बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी बात करते हैं। उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि वो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ठीक नहीं लगता। उन्हें अपना नहीं तो जिस गरिमा वाले पद पर वो बैठे हैं उसका तो ख्याल करना चाहिए। अब दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन पर उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा या आरएसएस से नहीं है बल्कि पूरे इंडियन स्टेट से है। जी, इंडियन स्टेट से अब उनकी लड़ाई है। मतलब राहुल गांधी की हताशा का आलम यह है कि उन्होंने अब पूरे इंडियन स्टेट को अपना दुश्मन घोषित कर दिया है। अब सवाल यह है कि इंडियन स्टेट है क्या? देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 12 परिभाषित करता है कि इंडियन स्टेट का मतलब क्या है। आर्टिकल 12 कहता है कि द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट में भारत की सरकार और संसद, जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा आते हैं, और प्रत्येक के राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत के सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण
शामिल हैं। ये होता है इंडियन स्टेट। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा या आरएसएस से नहीं है, बल्कि भारत सरकार से है, भारत के राष्ट्रपति से है, संसद से है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा भी आते हैं, राज्य सरकारों से है, विधानमंडलों से है और सभी प्राधिकरणों से है। अब जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, हाई कोर्ट भी है, बाकी ईडी सीबीआई तो है ही। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि ये सब उनके खिलाफ हो गए हैं, इसीलिए वो नहीं जीत पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे, वही हाल राहुल गांधी का है। वो हार रहे हैं अपनी गलत नीतियों की वजह से, जिसमें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण सबसे बड़ी वजह है, जिसे उनकी ही पार्टी की एंटनी कमेटी ने भी माना था। वो हार रहे हैं तो इसलिए क्योंकि एक ऐसा मैसेज गया है कि वो बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। वो हार रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके ऊपर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार से समझौता करने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। अपनी नाकामी का ठीकरा उन्होंने इंडियन स्टेट पर फोड़ दिया है और अब वो पूरे इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं, अब भारत के संविधान के मुताबिक, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आर्टिकल 12 के मुताबिक लोकसभा भी उसका एक हिस्सा है, जिसमें वे खुद नेता प्रतिपक्ष हैं। तो इंडियन स्टेट से लड़ाई शुरू करने से पहले क्या उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? नैतिकता तो यही कहती है, अगर आपको इंडियन स्टेट से लड़ना है तो पहले आप नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दीजिए। दरअसल राहुल गांधी को मालूम ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। बार बार चुनाव हारने के बाद ऐसा लगता है कि वो अपना संतुलन खो चुके हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। वैसे अगर भाजपा की माने तो राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सोच समझकर कहा है, इसमें बिना सोचे समझे बोलने जैसी कोई बात ही नहीं है। अब राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ये कहा कि ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने यह मान लिया है कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो पहले से ये मालूम था कि राहुल गांधी का संबंध नक्सलियों के साथ है, अर्बन नक्सल्स के साथ है, डीप स्टेट के साथ है, जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कहा जेपी नड्डा ने, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब देखिए, राहुल गांधी के विरोधियों को भी ये कहने का मौका मिल गया है कि चूंकि राहुल इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो विदेश जाकर भारत में अमेरिका जैसे देशों को ये कहते हैं कि भारत में एक चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। राहुल के विरोधी अब ये भी याद दिला रहे हैं कि कैसे जॉर्ज सोरोस की एक संस्था जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती, उससे सोनिया गांधी जुड़ी हुई थी। वो ये भी मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी की पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो एमओयू साइन किया था उसको पब्लिक किया जाए, बताया जाए कि उस एमओयू में क्या था। वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये सच नहीं है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से बड़ी मात्रा में डोनेशन मिला। वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई क्विड प्रो क्यो भी था, मतलब क्या कांग्रेस ने भी इस डोनेशन के बदले कुछ करने का वादा किया, कुछ प्रॉमिस किया, और अगर किया तो क्या किया। तो ये सारे मौके राहुल गांधी खुद विपक्षियों को दे रहे हैं, ऐसी बातें करके कि वो इंडियन स्टेट से अब लड़ेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी के लिए इन सवालों का उत्तर देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने खुद इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कहकर अपने विरोधियों को उन्हें टारगेट करने का एक हैंडल दे दिया है। उनके विरोधी अब ये कह रहे हैं कि उन्हें तो पहले से ही शक था कि राहुल भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत के खिलाफ साजिशों में अमेरिकी डीप स्टेट और चीन जैसे देशों का साथ दे रहे हैं। अब राहुल इसका क्या जवाब देंगे? अब अगर वो कोई सफाई देते भी हैं, और उनकी पार्टी के लोग अब सफाई दे भी रहे हैं कि उनका मतलब ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन जैसी एजेंसियों से था, जिसमें राहुल गांधी के मुताबिक भाजपा ने और आरएसएस ने अपने लोगों को भर दिया है, कब्जा कर लिया है। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स परसेप्शन का गेम होता है। उनके लिए भारत की जनता को यह समझाना मुश्किल होगा कि वो पूरे इंडियन स्टेट की बात नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ कुछ एजेंसियों की बात कर रहे थे। गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से राहुल गांधी अपनी और कांग्रेस की दोनों की छवि लगातार खराब करते जा रहे हैं, और यही वजह है कि जनता उन्हें बार बार चुनाव में ठुकराती जा रही है। एक बात और बता दूं आपको, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों पर सवाल उठाया और कहा कि वो वास्तविक नहीं लग रहे हैं, वहां गड़बड़ी हुई है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर भी उंगली उठाई।
अब क्या राहुल गांधी भूल गए हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने खुद इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को धूमिल किया था? क्या वो भूल गए कि किस तरह से कांग्रेस ने एमएस गिल और नवीन चावला को इस्तेमाल किया था? अब मैं आपको बताता हूं कि ये एमएस गिल और नवीन चावला को इस्तेमाल करने का आरोप कांग्रेस पर क्यों लगता है। अब देखिए, ये जो नवीन चावला आईएएस ऑफिसर थे, वो 1975 में, जब 1975 से 77 के बीच जब इमरजेंसी लगी थी, तो वो किशन चंद जो दिल्ली के उस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। अब उनके ऊपर इमरजेंसी के दौरान बहुत ही जाति करने के आरोप लगे थे, काफ़ी जाति करने के आरोप लगे थे नवीन चावला के ऊपर। और बाद में जब ये शाह कमीशन बना, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इमरजेंसी के दौरान हुई जातियों की जांच करे, तो शाह कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन में ये कहा कि भाई ये जो आदमी है, इसको कोई भी जिम्मेवारी का पद आगे नहीं दिया जाए, खास करके ऐसा पद जहां उससे फेयर प्ले यानी निष्पक्ष होकर के काम करने की उम्मीद की जाती हो। बिल्कुल वो उसके लिए अनफिट है, ऐसा शाह कमीशन ने कहा था। क्योंकि इमरजेंसी में इनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप थे, इनके ऊपर आरोप था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनको एक सिंगल सेल में रख करके उसके ऊपर एस्बेस्टस की छत लगा दी ताकि वो गर्मी में बिल्कुल एकदम गर्मी से बेहाल हो जाए। आप समझ रहे हैं, गर्मी में एस्बेस्टस की छत लग जाए तो ऐसे आरोप लगे थे उनके ऊपर। और उसके बाद शाह कमीशन ने कहा कि भाई ये आदमी तो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है और इसको कोई भी जिम्मेवारी का पद जहां इससे फेयर प्ले की उम्मीद की जाए वो नहीं देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इन्हीं नवीन चावला को आगे चल करके इलेक्शन कमिश्नर बनाया 2005 में, और 2009 में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने। 2009 के जो चुनाव हुए थे वो इन्हीं की देखरेख में हुए थे। तो राहुल गांधी आज इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज होने की बात करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि खुद कांग्रेस ने क्या क्या किया। जिस शाह कमीशन ने कहा कि भाई ये व्यक्ति किसी भी जिम्मेदारी के पद के लायक नहीं है नवीन चावला के बारे में, उसी नवीन चावला को ये इलेक्शन कमिश्नर और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं। अच्छा, वही नहीं, एमएस गिल का भी उदाहरण आपके सामने है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे 1996 से 2001 के बीच में। वो फिर राज्यसभा में कांग्रेस ने एमएस गिल को भेजा और 2004 से 2016 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह की जब सरकार बनी तो उनकी कैबिनेट में ये मंत्री भी रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे। सोचिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था उसको आपने मंत्री बना दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा तो उसने सारे निर्णय निष्पक्ष लिए होंगे? जाहिर है आपसे उनके संबंध रहे होंगे, तभी तो आपने उनको राज्यसभा भेजा और फिर मंत्री बनाया। ये आरोप तो लगाए ही जा सकते हैं। तो आपने खुद ऐसा काम किया जिससे ऐसा लगता है कि आपने इलेक्शन कमीशन के काम को प्रभावित करने की कोशिश की और बाद में इन लोगों को आपने रिवॉर्ड दिया, एमएस गिल को आपने रिवॉर्ड दिया और आपने एक ऐसे आईएएस ऑफिसर को इलेक्शन कमिश्नर और बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जिनके ऊपर इमरजेंसी में जातियां करने के गंभीर आरोप थे। और शाह कमीशन ने कहा कि भाई आरोप जो हैं काफ़ी क्रेडिबल हैं और इनको आगे से कोई भी जिम्मेवारी का पद नहीं दिया जाए, लेकिन आपने फिर भी उन्हें इलेक्शन कमीशन में बिठाया। तो आप इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर कितना भरोसा करते हैं कि इससे बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, राहुल गांधी न्यायपालिका पर भी उंगली उठाते रहे। कांग्रेस के लोग भी आज की तारीख में कमिटेड जुडिशरी की बात करते हैं, लेकिन वो जनता को ये नहीं बताते कि न्यायपालिका को भ्रष्ट करने की जितनी कोशिश कांग्रेस ने की है उतनी शायद किसी और ने नहीं की है। अब मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, जस्टिस बहरुल इस्लाम और जस्टिस आफ्ताब आलम का। आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस ने पहले इन नेताओं को, ये पहले नेता थे, इनको फिर जज बनाया और फिर उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया। अब ये जस्टिस बहरुल इस्लाम की पहले बात करते हैं। ये पहले पॉलिटिशियन थे जो बाद में जज बने। ये कांग्रेस के पॉलिटिशियन हुआ करते थे जो अप्रैल 1962 में इनको राज्यसभा में चुना गया और फिर से 1968 में एक बार फिर से चुने गए। वो इस बीच में वो असेंबली के चुनाव भी लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं असम से। अब 1972 में ये राज्यसभा से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज बनते हैं और 1980 में रिटायर होते हैं और उसके बाद फिर से पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। सोचिए, पहले नेता, फिर जज, फिर से पॉलिटिशियन। अब रिटायरमेंट के 9 महीने बाद इंदिरा गांधी की सरकार जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना देती है। सोचिए, फिर से अब ये हाई कोर्ट से रिटायर हुए, उसके बाद बीच में पॉलिटिक्स किया, उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए।
अब वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जनवरी 1983 में इस्तीफा देते हैं। लेकिन उससे पहले जो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ मिश्रा, उनको एक करप्शन केस में, भ्रष्टाचार के एक मामले में फेवर करते हैं, उनको एक क्लीन चिट देते हैं और उसके बाद वो बारपेटा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। ये और बात है कि वो जो चुनाव है वो रद्द हो जाता है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस इनको फिर से राज्यसभा में नॉमिनेट करती है 6 साल के लिए। अब सोचिए, पहले नेता, फिर हाई कोर्ट के जज, फिर से नेता, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज और फिर से राज्यसभा में। तो भाई आप जिस कमिटेड जुडिशरी की बात करते हैं, आपने खुद क्या किया ये आप नहीं देखते। अच्छा, दूसरे आप देखिए जस्टिस आफ्ताब आलम, वो पहले सीपीआई के मेंबर थे, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया और उसके बाद वो हाई कोर्ट के जज बन गए। और ध्यान रखिए, ये वही जस्टिस आफ्ताब आलम थे जिन्होंने कि गुजरात हाई कोर्ट में जज रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट अमित शाह के खिलाफ सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में सुनवाई की। और उनके कार्यकलाप से जो सीनियर एडवोकेट थे राम जेठमलानी, वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने कहा, खुल करके कहा कि भाई ये जो आदमी हैं, ये जो जज साहब हैं, इनके मन में एक बायस है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ। अब देखिए, उस वक्त जो सोहराबुद्दीन जो फेक एनकाउंटर केस का जो मामला चला और उसकी सुनवाई की जस्टिस आफ्ताब आलम साहब ने, लेकिन वो एक पॉलिटिशियन टर्न जज थे, पहले पॉलिटिशियन फिर वो जज बने। तो कांग्रेस जब ये बात करती है कमिटेड जुडिशरी की, तो ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके खुद के ऊपर कितने आरोप हैं और वो दूसरों को बताते हैं कमिटेड जुडिशरी का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने तो खुद सारे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया, उन पर कब्जा किया, कमिटेड इलेक्शन कमीशन बनाया, कमिटेड जुडिशरी बनाने की कोशिश की। अब सब कुछ करने के बाद अब वो ज्ञान दे रहे हैं, मतलब 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली है। तो राहुल गांधी ऐसी बातें करके सिर्फ अपना मजाक बना रहे हैं और अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। एक बात और, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय के नए भवन का उद्घाटन सोनिया गांधी ने क्यों किया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद थे। कांग्रेस संसद के नए भवन के उद्घाटन पर आपने याद कीजिए बड़ा बावेला मचाया था कि मोदी ने क्यों उद्घाटन किया। आरोप लगाया गया कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति थीं, इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं करवाया, उनका अपमान किया। तो अब यही बात तो उनके बारे में भी कही जा सकती है। क्या खड़गे से उद्घाटन इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि वो एक दलित राजनेता है? क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? दूसरी बात, कांग्रेस भवन का नाम रखा गया है इंदिरा भवन, इंदिरा गांधी के नाम पर। क्यों भाई, महात्मा गांधी के नाम पर क्यों नहीं? भारत में कांग्रेस की पहचान तो महात्मा गांधी के नाम से है। ओरिजिनल गांधी तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, इंदिरा गांधी तो नेहरू की पुत्री थी। उनके पति ने भी, फिरोज गांधी ने भी गांधी टाइटल तो बाद में लगाया था। तो महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस का जो नया हेडक्वार्टर है उसका नाम क्यों नहीं रखा गया? इस सवाल का जवाब राहुल गांधी देंगे क्या? राहुल गांधी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। सच्चाई यही है कि राहुल गांधी के अंदर, जैसा कि भाजपा कहती है, परिवारवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पूरे गांधी नेहरू परिवार में है। उन्हें लोकतंत्र की बात करने, लोकतंत्र की दुहाई देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप देखिए, आज माँ, बेटी, बेटा तीनों इस वक्त भारतीय संसद में है। कांग्रेस का परिवारवाद अपने चरम पर है। मैं इस पर एक अलग वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।